Hello and good evening to all of you. I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. So tell me guys, are we live? क्या हम लाइव हैं? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, चलो बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट धैर्य धैर्य एक बैच हम लोग लाए हैं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो कि क्लास 12th में हैं, अपनी क्लास 11th कंप्लीट कर चुके हैं, बट नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, 11th की तैयारी हो चुकी है, कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। भाई ठीक है, समझ गए, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, जो भी हो, बट क्लास 12th में अब आप आ चुके हो, और क्लास 12th में आ चुके हो तो यार एक बात समझ के चलो, क्लास 12th सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में। ट्रस्ट माई वर्ड्स, 12वीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 1, 12वीं बोर्ड का मार्कशीट हर जगह लगती है। पॉइंट नंबर 2, आप यहां पे डिसाइड करोगे कि आपका फ्यूचर ट्रैजेक्टरी कैसा होगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास 12th कि जिन जिन ने सोच रखा है कि वो कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बट उन्हें अप्रोच सही नहीं मिला है, उनका डायरेक्शन सही नहीं है, डायरेक्शन भटका हुआ है, तो वहां पे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। गलत डायरेक्शन, गलत स्ट्रैटेजी आपको कहीं का कहीं ले जा सकती है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए we are coming over here live for you people। हम लॉन्च कर चुके हैं ये बैच जिसका नाम है धैर्य। धैर्य बैच किसके लिए है? धैर्य बैच ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट 2024 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। नीट 2024 के लिए जितने भी लोग एम कर रहे हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर सीरीज रन होगी। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एकदम प्रीमियम कंटेंट, श्री चैतन्य का प्रीमियम कंटेंट, 38 इयर्स की लेगेसी के साथ और बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज के साथ यहीं पे इसी चैनल पे आपके लिए लाइव होगा। समझ रहे हो? आप सोचो इस चीज को। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, जेईई मेन में AIR1 आई है। किसकी आई है? श्री चैतन्य के स्टूडेंट की आई है। यार देखो, रिजल्ट्स के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो मेरा बोलना भी बहुत कम हो जाएगा जब हम रिजल्ट्स की बात करें। बट मेन पॉइंट ये है, क्या वो रिजल्ट हम भी ला सकते हैं? क्या वैसा ही नीट में स्कोर हम भी ला सकते हैं? क्या टॉप 100, टॉप 1000 में रैंक हमारी भी आ सकती है? क्या गवर्नमेंट कॉलेज से हम भी MBBS कर सकते हैं? अगर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो बॉस बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। 11वीं जैसी भी गई है, 12वीं बहुत सही होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जेई की बात करो या फिर नीट की बात करो, 60% ऑफ द क्वेश्चंस या टॉपिक्स कहां से आते हैं? वो आते हैं आपके 12वीं क्लास से, 12th क्लास से। तो 12th इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं बता नहीं सकता। साथ ही साथ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो 12th क्लास की एक बहुत अच्छी बात यह है कि 12th की फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी होती है एज कंपेयर टू 11th फिजिक्स। दो बहुत बड़े कारण हैं उसके। पहला कारण तो 11th की फिजिक्स बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मैं खुद जानता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इतने सालों से। फिजिक्स 11th जो है बहुत बड़ा है और फिजिक्स 12th बहुत छोटा है। गिनती के 4 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, उसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये 4 यूनिट्स में ही पूरा का पूरा 12th समाया हुआ है। और 4 यूनिट करना बड़ा आसान है, बहुत आसानी से हो जाता है, इतनी ज्यादा वाइड नहीं है, और साथ ही साथ इसमें आपका 11th का रिवीजन भी हो सकता है। तो बॉस दिक्कत कुछ नहीं है, अभी भी समय है, और मैं अब दोबारा बोलूंगा, अभी भी समय है। आप इस चीज को याद रखना। अपना फोकस एकदम जो आपका एम है ना, उस पे रहना चाहिए आपका। किसी भी और इधर उधर की चीजों में मत रहो। जितने लोग यहां पे आए हैं, अभी आए हैं, ये चैनल नया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रस्ट माय वर्ड्स, थ्रू आउट द ईयर हम जो सेशंस रन करेंगे, जो क्लासेस रन करेंगे, वो आपके रिजल्ट को यहां से वहां पहुंचा देंगी। स्काई रॉकेट रिजल्ट्स होंगे आपके। श्योर शॉट आप रैंक ला सकते हो और एक गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर सकते हो, अगर हमारी बताई हुई स्ट्रैटेजी के साथ आप चलोगे।
तो यार ऐसी ही बातें और भी होती रहेंगी आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। हम सारे ही दिन रात काम करते रहते हैं और हमारा बस देखो एक ही एम है, हमारा एम है यार आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस कर लोगे, ठीक है। और इन्हीं सब के लिए क्या लाए हैं हम, ये सीरीज लाए हैं धैर्य की, नीट 2024 में अटेम्प्ट करने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सो इसी के साथ चलो आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। आज का सेशन बेसिकली क्या है, आज का सेशन है इंट्रोडक्शन टू चार्जेस। सो जैसा कि आप जानते हो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन है नीट, ठीक है। सो हम फॉलो भी एनसीईआरटी को करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ सकती है पेपर में, ठीक है। मतलब वही हिडन एलिमेंट्स, थोड़ा सा ट्रिकी एलिमेंट डाल देंगे और वही क्वेश्चन जनरेट कर देंगे आपके लिए। सो सारी ही चीजें हमें पता होनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें पता होना चाहिए। सर नीट 2024 हिंदी मीडियम क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? अंकित जल्द ही होंगी हिंदी मीडियम में क्लासेस। और साथ ही साथ यार आप हिंदी मीडियम, हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। हाँ मैं समझ सकता हूं आपको टर्मिनोलॉजीज चाहिए होंगी जिसमें हम हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज करें, वो बहुत ही जल्द आएंगी, टेंशन मत लो। इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हो, आप इन क्लासेस को देख सकते हो, जहां भी आपको डाउट आए पूछ सकते हो यहीं पे चैट में। और यार देखो नया चैनल है, बच्चे कम है, तो आपको एक स्पेशल अटेंशन भी मिलेगा। सो इससे बेटर क्या है, सोचो स्पेशल अटेंशन, वो क्लासेस जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपके डाउट्स कोई सुन ही नहीं रहा, और यहां पे आपको पर्सनलाइज अटेंशन तक मिल सकता है। सो क्या चाहिए यार बॉस, क्या चाहिए आपको, सारी पीपीटी डीपीपी सब मिलेगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। यूनिट नंबर 1 जो होता है एनसीईआरटी का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसका सबसे एलिमेंट्री टॉपिक है। एलिमेंट्री टॉपिक क्या है? एलिमेंट्री टॉपिक है भाई चार्जेस। चार्जेस का इंट्रोडक्शन, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बारे में बहुत सारी बातें, ठीक है। सो इन्हीं सब के बारे में बातें करेंगे हम, ज्यादा कुछ नहीं समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका एक फर्स्ट सेशन है। मैं आपको थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करवाऊंगा। आप लोग 11th से जस्ट अभी आए हो, ऑल्दो आई नो आप बहुत सीजन्ड हो चुके हो, आपको ऑलरेडी पता है कि नीट का फ्लेवर क्या है, नीट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बट स्टिल हम सेशन को थोड़ा इजी मोड में रखेंगे, ज्यादा इसमें एग्जैजरेट नहीं करेंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे और ऐसे टॉपिक्स को समझेंगे जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा हायर बढ़ेंगे और कूलम्स लॉ जैसे बहुत अच्छे टॉपिक्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग आज का सेशन देख लेंगे, अभी लाइव या रिकॉर्डेड, प्लीज नेक्स्ट सेशन भी देखना। और एक बात पर्सनली बता रहा हूं मैं, देखो यार फोकस रखना, बोलना अच्छा लगता है लेकिन करोगे कैसे? फोकस के लिए आपका परसिवेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परसिवेरेंस होता है रेगुलर बेसिस पे सेम एफर्ट डालते रहना है। अब सेम एफर्ट डालना मतलब क्या होता है? सेम एफर्ट डालने का सबसे पहला मतलब तो होता है लाइव क्लास छोड़ना नहीं है। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करके रखना है। क्लासेस जहां छोड़ दिया आप यहां पढ़ो, कहीं और पढ़ो, जहां भी पढ़ना है पढ़ो, बट प्लीज मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना। एक स्टूडेंट जो टॉप करता है और एक बहुत अच्छे कॉलेज से निकलता है उसमें, और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो नहीं कर पाता ना, सबसे की डिफरेंस तो यही होता है कि वो स्टूडेंट कभी भी क्लासेस नहीं मिस करता। क्लासेस मिस करना बैकलॉग बढ़ाना होता है, और बैकलॉग जब बढ़ जाता है एक टाइम पे उसके नीचे ही आदमी दब जाता है। तो क्लासेस बिल्कुल लीव मत करना, हो सके तो लाइव अटेंड करना। दुनिया के सारे काम यार साइड हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई को कभी भी साइडलाइन मत करना, क्योंकि पढ़ाई को साइडलाइन कर दोगे तो दुनिया के सारे काम फिर आपको साइडलाइन करने लग जाएंगे। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मजेदार बात है। आओ यार इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा है कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और अनाउंसमेंट ये है कि नीट 2023 का पेपर 7 मई को जो होने वाला है उसका लाइव डिस्कशन इसी चैनल पे होगा 5:45 से। कितने बजे से? 5:45 से यहीं पे होगा। 5 बजे पेपर खत्म होगा, हम तुरंत आधे घंटे में आपके पास सोल्यूशन लेके आ जाएंगे, जिससे कि आपको क्रिस्प एंड क्लियर तुरंत सोल्यूशन मिल पाए। साथ ही साथ एक रैंक प्रेडिक्टर एनालिसिस भी देंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि यस आप क्या रैंक स्कोर कर रहे हो, आपके मार्क्स सूटेबल कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं। तो इसी चैनल पे आना है आपको। कहां, किस दिन? 7 मई को 5:30। हाँ सारे फैकल्टीज आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सारे आएंगे और सब आपके सामने डिस्कस करेंगे, आप ही को बताएंगे कैसे पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो बेसिकली कौन सा यूनिट है? वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। क्या यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या होता है? पहले सोचो इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है? स्टैट्स मतलब होता है स्टैटिक कंडीशन, और स्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट। स्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट। तो कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है
तो वो आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैट्स समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें कौन से 2 चैप्टर्स कवर्ड है? उसमें चैप्टर कवर्ड है आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों के दोनों यूनिट पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स बनाते हैं। मतलब इन दोनों यूनिट्स में चार्जेस जो है वो रेस्ट पे रहेंगे और उन्हीं से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, नियर बाय रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ही अमेजिंग बातें करेंगे और मजेदार तरीके से पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आप के सामने। तो टेंशन मत लेना। और नीट के पीवाईक्यूज तो हम डालेंगे ही डालेंगे। नीट के पीवाईक्यूज तो हम पूरे सेशन में सॉल्व करते चलेंगे और आपको बताऊंगा भी कि यार देख लो, सॉल्व यहां हो सकता है तो एग्जाम में भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है सर, बढ़िया। कोई भी डाउट हो सेशन के बीच में भाई प्लीज लाइक कर, सॉरी डाउट हो पूछ लेना, डाउट लेके घर मत जाना। ये मेरा मेन मोटो है, डाउट कभी भी किसी को घर लेके नहीं जाना रहता। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, चार्जेस पूरे के पूरे इन दोनों सेशंस में चार्जेस कहां रहेंगे? चार्जेस रेस्ट में रहेंगे। चार्जेस रेस्ट में रहेंगे और उन चार्जेस की वजह से नियर बाय रीजन में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे बोलते हैं? वो ब्रांच जिसमें आपके चार्जेस रेस्ट पे रहे। चार्जेस कहां रहे? रेस्ट पे रहे। ओके सर, बड़ी। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? तो हमने, अगर 11th का यूनिट्स एंड डायमेंशन याद हो, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात की थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी सर? 7 थी। उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी सर? एम्पियर करंट थी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। अब उस फंडामेंटल क्वांटिटी से चार्ज की यूनिट निकालते हैं। चार्ज की क्या निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं। तो चार्ज करंट के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस होता है भाई? आई जो होता है दैट इज Q बाई टी। जो आई होता है वो क्या होता है? आई इज इक्वल टू Q बाई टी। ओके सर, सो Q की वैल्यू कितनी हो गई? Q हो जाएगा I इंटू टी। Q कितना हो जाएगा? Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी। ओके सर, समझ आ गया। Q की वैल्यू कितनी? I इंटू टी। और I का कितना? एम्पियर। एम्पियर होता है और T कितना होता है? सेकेंड। सो Q की जो यूनिट होती है वो एम्पियर सेकेंड होती है, जिसको प्यार से कूलम भी बोला जाता है। SI यूनिट ने सबका एक घर का नाम दे रखा है, तो ऐसी एम्पियर सेकेंड का घर का नाम क्या है? कूलम। ठीक है, सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? दैट इज कूलम। ओके ओके सर, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं। चार्जेस कितने होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। किस हिसाब से भाई? एलिमेंट्री नेचर है मैटर का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में या तो इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स कहां रहेंगे? इन द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो रहता है और इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? बाहर रहते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कैसे होता है? क्या प्रोटॉन को निकाल के पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किया जाता है? तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाए कैसे जाते हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज है, कोई भी बॉडी है अगर, तो इस बॉडी की टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में रहेगी। ठीक है, ये कैसी स्टेट में रहेगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में रहेगी। अभी अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में रह रही है तो उससे क्या होता है कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। अब होगा क्या? इस बॉडी से मान लो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तुमने, इस बॉडी से क्या किया? इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर तो उतने ही प्रोटॉन्स थे, तो ये बॉडी ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। अगर इसी बॉडी में तुमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले वो डाल दिए, तो ये बॉडी ओवरऑल क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो इस नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम हो गए क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए और यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर था वो ज्यादा हो गया। न्यूक्लियस के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को तुम नहीं निकाल रहे हो, कभी भी डाउट मत रखना। निकाला या जोड़ा किसको जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है, दैट्स इट। और उसी से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी क्रिएट होती है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैसे होती है? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय रिमूवल
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड नेगेटिव चार्ज कैसे बनती है? नेगेटिव चार्ज बनती है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है सर, ओके। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं जा रहा। बिल्कुल सही बोला। तो सर ठीक है, मतलब चार्ज ये होता है, चार्ज ये होता है। तो आओ इसी चार्ज की कुछ सर प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, इसी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। और मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो यही रहने वाला है कि भाई चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, क्योंकि चार्जेस की प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है यहां पे, जो कि हमारा आज का मेन थीम है इंट्रोडक्शन टू चार्ज में। हमें ये चार्ज की प्रॉपर्टीज ही जाननी है। हमें ये तो पता चल गया कि सर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। नेगेटिव चार्ज कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन को दे दो। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज समझ गए, अब चार्ज की प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। तो चार्ज की गिनती की 7-8 प्रॉपर्टीज हैं और वो 7-8 प्रॉपर्टीज हम फटाफट देख लेते हैं और समझ जाएंगे भाई कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। उस पर कुछ बेस क्वेश्चन भी कर लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही बन रहा है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान गिव एंड टेक से ही बन रहा है, तो चार्ज में एक एडिटिव नेचर होता है। समझ रहे हो? चार्ज में क्या होता है? एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर का मतलब कि चार्ज बेसिकली जितना भी तुम दोगे, पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया। अब सर पॉजिटिव चार्ज देना मतलब, भाई पॉजिटिव चार्ज देना मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। समझ गए? अगर किसी बॉडी को बोल रहा हूं मैं, अगर मान लो बॉडी है न्यूट्रल है, इसको बोल रहा हूं सर इस पे आ गया +4 कूलम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भैया? 4 कूलम के इलेक्ट्रॉन्स को तुमने निकाल दिया। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनका जो नेट सम है वो -4 कूलम के बराबर होगा, तभी बोलते हैं 4 कूलम आ गया। क्लियर है? 4 कूलम का आने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तुमने। कितने के? 4 कूलम के इलेक्ट्रॉन। अब 4 कूलम के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी बताऊंगा जब मैं ये बताऊंगा कि चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे होता है। ठीक है, मुद्दे की बात यहां समझने की ये है कि चार्जेस में एक एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर का मतलब कि जो टोटल चार्ज रहेगा बॉडी का, वो जितना भी तुम चार्ज दे रहे हो उसका अलजेब्रिक सम रहेगा भाई। उसका क्या रहेगा? अलजेब्रिक सम। मतलब Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Q1 नेगेटिव है तो डाल देना नेगेटिव, Q3 भी नेगेटिव है तो नेगेटिव डाल देना। ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रही वैल्यू वो डाल देना, ओवरऑल समझ में आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? ठीक है सर। सो मतलब जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, वो नेट सम, नेट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस होता है। ये एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट चीज, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्व रहता है, इसका मतलब अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, तो उस पे जो टोटल चार्ज रहेगा ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करूंगा तो उस पे जो टोटल चार्ज रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब उसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम मतलब मान लो 3 बॉडीज का सिस्टम है, 3 बॉडी का सिस्टम में आइसोलेट हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके आजू बाजू पड़ोसियों से, ये कहलाता है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम है, 3 बॉडी है A B C, इसने मान लो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इन भैया ने ले लिए, 5 इसने ले लिए और 3 इसने ले लिए। इसने 8 इलेक्ट्रॉन दिए जिसमें 5 इधर गए, 3 इधर गए। तो भाई पहले बॉडीज का जो सम था, अब ये होने से क्या हो जाएगा? देखो, ये होने से क्या हो जाएगा कि A पे एक चार्ज आ जाएगा, कितना? +8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अभी पता चलेगा। तो इस पे +8 इलेक्ट्रॉन का। B पे कितना आ जाएगा? B पे आ जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन। C पे कितना आ जाएगा? -5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज। अब देखो जोड़ो, पहले कितना चार्ज था सर? पहले तो न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। ओवरऑल चार्ज कितना है? न्यूट्रल। बाद में कितना हो गया? 8 -3 5 और 5 - 5 0, तो बाद में भी 0 ही है। मतलब कि चार्ज कंजर्व है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूंगा तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आइसोलेटेड सिस्टम जरूर लिखना, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। क्लियर है? ओके, बढ़िया सर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि Q1 Q2 Q3 है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 एक सिस्टम में, इसको शेक कर दो। शेक करने से क्या हुआ कि भाई नए चार्ज बन गए। नए चार्ज कौन से? Q4 Q5 Q6। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल। जतिन क्या हाल है भाई? जतिन कैसे हो भाई? नाइस, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, बहुत सही। देखो तो यहां पे सीन क्या है, एक डब्बा है जिसमें Q1 Q2 Q3 चार्ज है, ठीक है। इसको शेक कर दिया, घुमा दिया बहुत तेज,
और उसका चार्ज कितने बन गए, Q4 Q5 Q6। ओके बढ़िया। अब जो इनका नेट जोड़ था, इनका जो नेट जोड़ था, इसका भी जोड़ उतना ही रहेगा। मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q3 4 प्लस Q5 प्लस Q6 के बराबर होगा। सर आज से क्या क्लास 12th का न्यू बैच स्टार्ट हुआ? हाँ जी महेश्वरी जी, बिल्कुल आज ही से स्टार्ट हो रहा है क्लास 12वीं का नया बैच। एनरोल कर लो यार, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बस आपका समय है, आपका समय और आपका टाइम और आपका एक डेडिकेटेड एफर्ट। ठीक है, ये 3 चीज चाहिए मेरे को, और बस आ जाओ। आज से अपन क्लास 12वीं खत्म शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे, और इस बात पे खत्म करेंगे कि आप नीट क्लियर करोगे। ठीक है जतिन, कोई भी डाउट हो पूछते रहना भाई। ओके देखो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर हो जाएगा? Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 के बराबर हो जाएगा। ओके सर, बढ़िया, बहुत सही चीज है। मतलब ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके चलो इस क्वेश्चन को करते हैं यार, इस सवाल को करते हैं, और ये सवाल बेसिकली वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड है। फटाफट जरा जतिन जी आंसर निकालने की कोशिश करो। सपोज देयर आर 3 चार्जेस, स्फेरिकल बॉल्स हैविंग चार्जेस 2 कूलम, -3 कूलम और 4 कूलम respectively. Now the system is shaped such that there is an exchange of charges among the 3 balls. 3 बॉल्स थी, तीनों पे इंडिविजुअल चार्ज दिए, 2, -3 और 4। बाद में टच हुए, इधर उधर हुए, कुछ भी हुआ, और बाद में कॉम्पोजिशन क्या आ गया? एक बॉडी पे आ गया 1 कूलम, दूसरे पे -4 कूलम। ये तीसरा वाला नहीं पता, तीसरा वाला नहीं पता, तो तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर क्या होगा? सोचो जरा, तीसरे का आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल क्या बोलता है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? दिया तो नहीं है, दिया नहीं है तो मान लो, क्योंकि बिना माने तो सवाल निकलेगा भी नहीं। ठीक है सर, ओके बढ़िया बढ़िया। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां पे अगर लगाऊंगा तो इनका जोड़ कितना आ रहा है? 2 4 6, 6 में से 3 गया 3, मतलब इनका जोड़ था 3। ठीक है, यहां पे 1 4 -3, तो यहां कितना रखोगे कि 3 आ जाए? सोचो, यहां कितना रखोगे कि 3 आ जाए? यहां पे +6 रखूंगा, तब जाके 6 - 3 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज +6 कूलम। बिल्कुल यार। हेलो जीशान, कैसे हो भाई? हाउ आर यू? आई एम ब्रिलियंट, मैं बहुत ही बढ़िया हूं खान साहब, आप बताएं क्या हाल है? जतिन जी एकदम सही आंसर दिया आपने, ऑप्शन क्रमांक बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, इट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। एंड आई सपोज सभी को समझ में आया, बड़ा सिंपल सा था यार, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का केस था। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। एक मिनट, अच्छा पहली प्रॉपर्टी ये थी, चार्जेस ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, पहली क्या? चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी क्या? चार्ज एडिटिव होते हैं। ठीक है, तीसरी क्या? तीसरी की चार्ज कंजर्व रहते हैं। और चौथी ये है कि चार्जेस इनवेरिएंट। अब ये क्या मुद्दा है सर, ये क्या बवाल है सर? इनवेरिएंट होना, इनवेरिएंट क्या होता है? अब देखो, मजे की बात बताता हूं, बहुत ही अमेजिंग बात बताऊंगा, तुम्हें आनंद आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि तुम लोग जो मास समझते हो ना अपना, लोग बोलोगे सर मेरा, जैसे मैं अपना बताऊं भाई, मेरा एकदम क्लियर कट अनाउंस करके बोल रहा हूं, माय मास इज, वेट नहीं, फिजिक्स वाले हैं गलत नहीं बोलेंगे, वेट मास अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? वेट मास अलग अलग होते हैं। तो मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूं भाई, मेरा मास है 84 किलो। कितना? 84 kgs। आई नो बहुत ज्यादा है, जिम कर रहा हूं, कम हो जाएगा, लेकिन मेरा मास है 84 kgs। ठीक है, मान लिया सर। अब मैं जब चल रहा हूं तो क्या है मेरा मास? 84 ही होगा। मैं जब दौड़ रहा हूं तब क्या है मेरा मास? 84 ही होगा सर। मैं जब ट्रेन में चल रहा हूं तब क्या होगा भाई? 84 ही होगा। प्लेन में चल रहा हूं तब क्या होगा? तब भी 84 होगा। सीधी सिंपल सी बात है ना, यही बोलते हैं ना, ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं भी है। क्यों नहीं है? क्योंकि मास जो है वो वेरिएंस शो करता है। कैसे शो करता है सर मास वेरिएंस? मास वेरिएंस शो करता है इस रिलेशन से, मतलब कि हर बॉडी का मास जो है ना वो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जैसे ही वो एक पर्टिकुलर स्पीड पकड़ लेता है। समझ रहे हो इस बात को? जैसे ही बॉडी स्पीड पकड़ती है उसका मास बढ़ जाता है, जैसे ही बॉडी स्पीड पकड़ती है उसका मास बढ़ जाता है। तो सर मतलब मैं बहुत तेज चलने लगूंगा तो मैं भारी हो जाऊंगा? मैं अगर बहुत पतला हूं और मैं बहुत तेज चलने लगा तो मैं भारी हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाओगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारा मुकाबला किससे हो रहा है? सी से। तुम्हारा मुकाबला किससे हो रहा है भाई? सी से। क्लियर है? ठीक है, सी से हो रहा है। अब सी क्या होती है? सी होती है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो क्या है? यह है 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से मुकाबला करना है तुम्हें 3 लाख किलोमीटर जो चल जाती है मात्र 1 सेकंड में। और तुम तेज से तेज मीडियम पे भी चलो, तुम एयरप्लेन पे चल जाओ, अरे भाई तुम जेट प्लेन पे चढ़ जाओ, तुम सुपरसोनिक स्पीड पे चले जाओ, मैक की स्पीड, मैक होती है बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड से जो भी चीज मूव हो रही है, ठीक है, तुम उतना तेज बढ़ रहे हो, अगर तुम उतना तेज भी बढ़ रहे हो तो इसके मुकाबले पे कुछ नहीं हो, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा जो ये मास रहेगा ना वो नियरली m0 के बराबर रहेगा। ये जो रिलेशन है ये बेसिकली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी GTR से आती है, जो किसने दी थी? आइंस्टाइन ने, जो आइंस्टाइन ने दी थी। इसी के साथ टाइम का भी रिलेशन होता है, टाइम इज ऑल्सो वेरिंग, टाइम इज ऑल्सो वेरिंग। सर आपसे पढ़ने का बड़ा फिजिक्स इजी लग रहा है यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जतिन, ऐसे ही आते रहना यार। फिजिक्स तुम्हारे लिए एकदम लड्डू बना दूंगा, टेंशन मत लेना। नीट वालों के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होता होती फिजिक्स, और मेरा ये मोटो है आते रहोगे, तुम्हारे को एक चैप्टर में एक दिक्कत नहीं आने दूंगा, और ऐसी फिजिक्स समझ में आएगी ना कहानी की तरह, क्योंकि कहानी कभी आदमी भूलता नहीं, ठीक है। जो पिक्चर अच्छी लग जाती है उसकी कहानी आदमी कभी नहीं भूलता, तो वही अपने को करना है, ठीक है। आज फिजिक्स समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मास जो है, मास आपका चेंज हो रहा है, मास आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला? समय के साथ बढ़ रहा है। ऐसी रिलेशन टाइम की भी होती है जिसे टाइम डायलेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब सिलेबस में नहीं है, ये सब सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हारी बस क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए बोल रहा हूं कि लोग बोलते हैं ना सर ग्रेविटी भी चेंज होती है। अगर हम, तुम लोग ये जाके देखोगे यूट्यूब पे इतने सारे बथेरे वीडियोस पड़े हुए हैं कि सर हम ब्लैक होल से जाएंगे। एक बहुत बेहतरीन पिक्चर थी इंटरस्टेलर, किसी ने अगर देखी हो तो बताना मुझे। इंटरस्टेलर में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया टाइम डायलेशन का इफेक्ट, कि बहुत ग्रेविटेशनल वाले एरिया में चला जाता है तो टाइम स्लो चलने लगता है, किसी का तेज चलने लगता है। बहुत बेहतरीन पिक्चर है, किसी के पास कभी भी टाइम मिले प्लीज देख लेना। उसके लिए तुम्हें टाइम अलाउ कर दूंगा क्योंकि वो मूवी इतनी बेहतरीन है, उसमें फिजिक्स इतनी ज्यादा घुसी पड़ी हुई है, और उसकी फिजिक्स तो तुम समझ ही जाओगे, ठीक है। अगर ढंग से तुमने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया ना, फिजिक्स आराम से समझ जाओगे। तो आओ वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट, ये रिलेशन बस ये दिखाता है कि मास वेरिंग है, मास इनवेरिएंट नहीं है, मास में वेरिएंस आता है। और चार्ज जो होता है उसमें कोई इनवेरिएंट नहीं होता, मतलब उसमें कोई वेरिएंस नहीं आता। एक इलेक्ट्रॉन को तुम स्पीड ऑफ लाइट से भगाओ या नॉर्मल जेट प्लेन पे भगाओ या रेस्ट पे रहने दो, चार्ज जैसा चार्ज है उतना ही रहेगा। 5 कूलम है भाई 5 कूलम ही रहेगा, 10 कूलम है भाई 10 कूलम ही रहेगा, कोई वेरिएंस नहीं आएगा स्पीड के साथ। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया। सर बच्चे नहीं है क्लास में? हाँ यार जीशान तुम हो ना, तुम हो, मैं तुम्हें तो पढ़ा रहा हूं और अच्छी बात है यार बच्चे नहीं है। सोचो आज के टाइम पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन कहां मिलता है? तुम जाओ यहां पे जहां पे 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। यहां कमेंट करो सर पढ़ेगी पढ़ेगी, क्लियर है क्लियर है, ओके, हाँ यस, यहां कमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली अटेंशन मिलेगा, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, समझ गए बात को? तो यार सबसे बेस्ट बात यही यार, चैनल नया है, चैनल नया है और आप लोगों को भी पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा। एक लाइव क्लास जैसे होती है ना पेड बैच की, वो पूरा फील आपको यहां मिलेगा, ठीक है। बस आपको अपना समय देना है। एक ही चीज मांग रहा हूं आपसे, फीस वीस कुछ नहीं, दक्षिणा आपसे यही है, आपका समय चाहिए और डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए, परसिवियरेंस। जैसे मैंने बोला डेडिकेटेड, टाइम बाउंड, डेली क्लास करोगे मजा आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो देखो, सो चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। चार्ज इनवेरिएंट होता है, चौथी प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी, उसकी वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। इसकी जरा बात कर लेते हैं, इसको मैं रेस्ट मास बोलता हूं। इसको क्या बोलते हैं हम? रेस्ट मास बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है ना तो उसका जो वजन है, उसका जो मास है वही है। जैसे मैं अभी रेस्ट में खड़ा हूं, अगर मैं पूछूं मैं रेस्ट में हूं, तो कुछ लोगों के अगर दिमाग में फिजिक्स बहुत घुसी हुई है ना तो बोलते हैं सर पृथ्वी तो घूम रही है, रेस्ट में कहां से हुए? फिर उसके बाद उनको और दिमाग घूमता है, सर पृथ्वी तो सन के चारों तरफ भी घूम रही है। अरे हाँ यार सही बात है। फिर वो लोग ये भी सोचते हैं कि सर सूरज भी तो मिल्की वे में घूम रहा है। तो भाई ये तो देखो एक नेवर एंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि गैलेक्सी भी घूम रही है, गैलेक्सी घूम रही है और गैलेक्सी दूर भी जा रही है। तो वो चीज तो कभी हम समझा ही नहीं सकते कि रेस्ट में क्या होता है, बट फ्रेम पे डिपेंड करता है। मैं इस फ्रेम से ग्राउंड पे खड़े होकर अगर बोल रहा हूं मैं रेस्ट पे हूं तो मेरा मास ये, मैं किसी वेलोसिटी से जाऊंगा सपोज तो मेरा मास बढ़ेगा। ये बात क्लियर है, मास वेरिंग होता है। चलो सर समझ में आ गए चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट, क्या है? चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। आयुष पढ़ ही रही हूं तुम्हें भी पकड़, ओके। चलो भाई आ जाओ यार, सब पढ़ो यहीं पे, यहीं पढ़ेंगे सब, अपन यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे पूरी क्लियर करेंगे नीट को, ठीक है। नीट पूरा यहीं से क्लियर होगा, फिजिक्स में एक ट्रबल नहीं आने दूंगा, मेरी गारंटी। ट्रस्ट मी, आदर्श राय नाम है, जहां पकड़ के मुझे पकड़ लेना तुम। अगर तुम लोग बोलो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, समझ में सब आएगा, याद जरूर रखना। और प्लीज नोट्स बनाते रहना यार, नोट्स बनाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का सिंपल सा मतलब यह होता है, क्योंकि चार्ज बनना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किससे होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के आदान या प्रदान से। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे जाएगा तो क्या हो जाएगी बॉडी? बॉडी हो जाएगी सर नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर निकलेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, मतलब प्रोटॉन का अंदर बाहर जाने से कुछ नहीं होता ना, प्रोटॉन के अंदर बाहर जाने से कोई चार्ज नहीं डेवलप होता। हां जी, किसी को भी कभी भी दिक्कत हो प्लीज तुम भी बता देना, और तुम तो खुद पहले क्लियर हो जाना, प्रोटॉन के आदान प्रदान से कोई चार्ज नहीं होता। किसी बॉडी को मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका मतलब क्या? उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है, अगर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही पूरा चार्ज बॉडी पे डेवलप हो रहा है तो जो टोटल चार्ज होगा बॉडी का वो मल्टीपल होना चाहिए हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसके। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही है बात कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है इतना, कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत छोटा चार्ज है, मानता हूं बहुत छोटा है, ये हमारे चैनल जितना छोटा है लेकिन बाद में बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? ये बहुत छोटा है, चैनल जितना छोटा है लेकिन बाद में जरूर बड़ा होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देख छोटा ही शेयर कितना बड़ा काम करेगा। ये एक दो थोड़ी निकलते हैं, ये मिलियंस में निकलते हैं, ये मिलियंस में जाएंगे और आएंगे, समझ रहे हो? और ये जब मिलियंस में आते जाते हैं तब जाके एक ओवरऑल बॉडी पे चार्ज बनता है। तो मुद्दे की बात, चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी टोटल चार्ज बनेगा बॉडी पे वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस पर्टिकुलर फिगर के। मतलब ये n की वैल्यू या तो 1, 2, 3, 4000, 5000, 10 लाख, 20 लाख होगी, लेकिन कभी भी 4.2 या 20.5 या 4000/3 ऐसा फिगर नहीं आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल समझते हो ना? मतलब 1, 2, 3, 4 इसके ही वैल्यू में रहेगा। ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा किसके? ई के। यही टोटल चार्ज होगा इस बॉडी पे, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है? समझ आ गया? हाँ सर, बिलीव रखूं एक टाइम में ये भी चैनल बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल होगा भाई खान साहब, बिल्कुल होगा। और आप इस चैनल के सबसे पहले क्या बोलते हैं उसके, क्या बोलते हैं यार जो देखते हैं, दर्शक होंगे। आप इस पूरी प्रगति के सबसे पहले दर्शक होंगे, है ना? क्लासेस के साथ नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। बिल्कुल जतिन, नोट्स आप प्रिपेयर भी करना प्लीज, ट्रस्ट मी। और इस क्लास के जो नोट्स है ना, टेलीग्राम की आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। सारे ही क्लासेस के नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे के पूरे नोट्स, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। बट एक मजे की बात बताता हूँ, दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स कौन से होते पता है? दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स एक बड़ा सा बड़ा मास्टर भी पढ़ाया लेना जो AIR 1 निकाल सकता है। AIR 1 से याद आया, श्री चैतन्य की AIR 1 आई है, किसमें? JEE मेन में। ठीक है, तो हमारे जो श्री चैतन्य के AIR 1 वाले फैकल्टीज है ना, वो भी जो नोट्स अगर तुम्हें देंगे ना, उनसे भी बेहतरीन नोट्स पता है किसके होते हैं? तुम्हारे खुद के बनाए हुए। क्योंकि तुम्हारे खुद के बनाए हुए सारी वो चीज देखते हैं। कभी खुद को आईने में देखने का मतलब ये नहीं होता सही में आईने में देख लो, खुद के नोट्स को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस लेवल से कहां पहुंच गए। तुम पहले क्या लिखते थे और अब क्या लिखते हो। तुम पहले ABCD नहीं लिख पाते तो आज देखो पूरा स्टेटमेंट लिखते हो। ठीक है ना? मैसेजेस करते हो, टेक्स्ट मैसेज करते हो, रील बनाते हो, कितनी सारी चीजें करते हो। ठीक है सर, टेलीग्राम पे ज्वाइन हूं मैं। बहुत बढ़िया खान साहब, तो आपको तो दिखता ही होगा यार, नोट्स वोट्स तो आते रहते हैं। आते कि नहीं आते जीशान? नोट्स आते हैं ना? सर अब कौन नोट बनाएगा? ठीक है, चलो देखो चार्ज क्या है? क्वांटाइज। चलो सर पांचवी प्रॉपर्टी भी पढ़ ली हमने, पांचवी प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। इसके आगे क्या छठवीं प्रॉपर्टी भी है? हाँ जी बिल्कुल, छठवीं प्रॉपर्टी भी है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या होती है? छठवीं प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई चार्ज के पास मास होता है लेकिन मास के पास चार्ज नहीं होता। ये तो वही बात हो गई कि, छोड़ो ये वो बात नहीं हो गई, छोड़ो दूसरी बात बताऊंगा कि चार्ज के पास हमेशा एक मास होता है। क्यों होता है चार्ज के पास हमेशा मास? क्योंकि चार्ज का आदान प्रदान किससे होता है भाई? इलेक्ट्रॉन से। चार्ज का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन से होता है और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक मास होता है। होता है? जी हां होता है। हर इलेक्ट्रॉन के पास एक मास होता है और इसीलिए जब कभी भी चार्ज इधर से उधर जाता है तो साथ में मास भी जाता है। ठीक है, मतलब चार्ज के पास मास होता है तो क्या मास के पास भी चार्ज होगा? क्या मास के पास भी चार्ज होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक मैसिव बॉडी के पास चार्ज थोड़ी होता है। जैसे मान लो हम एक नाव पे बैठे हैं, हम एक नाव पे बैठे हैं, यहां से एक आदमी उठ के, यहां से सोनू कुमार उठ के दूसरी नाव में बैठ गए।
तो भैया सोनू कुमार गए तो मास उस बोट का बढ़ जाएगा और मेरा घट जाएगा, मेरी बोट का, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या सोनू कुमार अपने साथ कुछ चार्जेस लेके गए? नहीं, सोनू कुमार न्यूट्रल आदमी है। सोनू कुमार ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, वो न्यूट्रल आदमी है। वो न्यूट्रल आदमी है तो उनपे कोई चार्ज नहीं है। मतलब मास का आदान प्रदान होना ये नहीं दिखाता कि चार्ज का भी आदान प्रदान होगा, लेकिन चार्ज का आदान प्रदान होना ये जरूर दिखाता है कि मास का आदान प्रदान होगा। रीजन बीइंग क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक मास होता है। कितना होता है सर मास इलेक्ट्रॉन पे? अभी बताता हूं। इलेक्ट्रॉन पे मास बेहद कम होता है, इतना कम कि तुम जीवन में नहीं सोच सकते। वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सोच रहे हो कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास बेहद छोटा होता है। शायद सबसे कम मास का ऑब्जेक्ट तुम देख पाओगे अपने जीवन में। देख तो वैसे भी नहीं सकते, लेकिन समझ पाओगे। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये फिगर प्लीज याद रख लेना भाई। और याद नहीं भी रखोगे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हें याद तो हो ही जाने वाला है। इतनी बार, इतनी दफा आने वाला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कि तुम अपने आप ही याद रख लोगे। तो यहां बस ध्यान दे लो, मास देखो कितना छोटा होता है। वही प्रोटॉन की बात करूं तो कितना मास होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन भी कोई बहुत हैवी नहीं है, प्रोटॉन भी बहुत हल्का होता है। प्रोटॉन भी बहुत हल्का होता है। प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 जाता है। हालांकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है, मतलब प्रोटॉन का मास इससे ज्यादा है। यही तो रीजन है। अगर 10वीं क्लास में एटॉमिक मॉडल अगर तुम लोगों को याद हो तो उसमें रदरफोर्ड ने यही बोला था कि भाई पूरे एटम का जो पूरा मास है वो एक ही जगह टिका हुआ है, जो कि न्यूक्लियस। क्यों बोला था उसने जब इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन इतना छोटा है कि इस प्रोटॉन के कंपैरिजन में वो तुच्छ है, कुछ है ही नहीं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ऐसा समझो कि 20 हाथी हैं, ठीक है, 20 हाथी हैं और बाहर 10-12 चींटियां घूम रही हैं। तो भाई वजन तो हाथियों का ही होगा ना, चींटियों का क्या वजन होता है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो मुद्दे की बात यह है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही चार्ज बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास वजन है ना, दिख तो रहा है, ये बता दिया। तो भाई किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा तो उसका वजन घट जाएगा। तो मेन क्वेश्चन की बात यह बताओ कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल से नेगेटिवली चार्ज होती है तो इसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो, क्वेश्चन ये है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल से नेगेटिवली चार्ज होती है तो इसका वजन बढ़ता है कि घटता है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका वजन घटता है कि बढ़ता है? ये बात सोचो। यहां पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज हुई, यहां पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुई। तो यहां वजन बढ़ेगा, वजन घटेगा? सोचो जरा, सोचो। और यहां पे क्या हुआ? यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गई, तो यहां पे वजन घटेगा, बढ़ेगा? चलो सोचते। लेस वो था तो चलो देखो भाई, नेगेटिव चार्ज कैसे बढ़ता है? सर नेगेटिव चार्ज तो सर बढ़ता है जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अलग अलग जगहों से इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास तो सर मास है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है और ये मास मंगा रहा है तो सर इसका मास तो ज्यादा होगा ना, तो यहां पे तो मास इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। यहां पे न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? नेगेटिव में लेस वो होता है, मोर होता है, नेगेटिव में लेस होता है। नेगेटिव में लेस थोड़ी, नेगेटिव में बढ़ता है यार, नेगेटिव में मास बढ़ता है यार। महेश्वरी जी क्या कर रहे हो? ठीक है, अब देखो पॉजिटिव में क्या होगा? न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव कैसे बनेगी सर? न्यूट्रल बॉडी तो पॉजिटिव तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन को छीन लोगे उससे, है कि नहीं? सर इलेक्ट्रॉन को आपने छीन लिया तो आपने मास को भी तो छीन लिया, और अगर इसके मास को आप छीन ले रहे हो, ये सोनू कुमार वाला एग्जांपल है जिसकी नाव से सोनू कुमार उठ के दूसरी नाव में चला गया, तो सर यहाँ पे तो मास घट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है कि नहीं है यार? ये बताओ, क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? महेश्वरी समझ में आ गया? सॉरी मत बोलो, ये बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है आपको? यहां पे मास इंक्रीज करता है और यहां पे मास डिक्रीज करता है। ये नीट के क्वेश्चन है यार, समझो, ये नीट के क्वेश्चन है भाई। देखो कितने आसान होते हैं, इतने ही आसान होते हैं, यहीं से कॉन्सेप्ट बन के इधर आता है। क्लियर है? ये है नीट के सवाल। तो यहां पे दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर ली सर आपने। अब जरा बताओ, न्यूट्रॉन का भी कुछ वजन होता है क्या? न्यूट्रॉन का कुछ वजन होता है क्या?
हाँ जी, न्यूट्रॉन का भी वजन होता है। न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है? प्रोटॉन के वजन के बराबर। न्यूट्रॉन का जो वजन होता है वो प्रोटॉन के वजन के बराबर है। तो अल्टीमेटली तुम्हें दो ही वजन याद रखने, कौन से? एक तो प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का। यही दो वजन मेन है और यही दो वजन, यही दो मास जो है वही पूछे भी जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो इसके मास के बराबर है, तो अपने को क्या टेंशन लेना। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है सर, ओके। और चार्ज भाई, न्यूट्रॉन पे चार्ज शून्य है। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है? शून्य है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके चलो, 6 प्रॉपर्टी हो गई है सर, 7वीं भी बता दो। तो 7वीं ये है कि जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। क्या क्या बनाता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। क्या बात है सर, क्या बात है। आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता भाई, मैं देख नहीं सकता, मैंने बस पढ़ा है और मैं भरोसा करता हूं एनसीईआरटी पे, क्योंकि मुझे नीट का एग्जाम देना है। तो मेरे लिए बाइबल है क्या? मेरे लिए बाइबल, गीता, कुरान क्या है? एनसीईआरटी है। और इसका एक एक शब्द मुझे आंख बंद करके मान लेना है। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, मुझे क्या करना है? मुझे एग्जाम निकालना है। भाई देखो, एक बात क्लियर कट है, जब तुम बड़े होकर डॉक्टर बन जाओगे ना और तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, तो पेशेंट तुमसे ये कतई नहीं पूछेगा कि सर चार्ज क्वांटाइजेशन नहीं था इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। सिंपल सी बात है, चार्ज क्वांटाइज नहीं था इसलिए मेरा पेट खराब हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलेगा मेरे को पता नहीं चला और क्वांटाइजेशन नहीं था। भाई ये नहीं होता। ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? नीट निकालना। अल्टीमेटली हमारा एम नीट निकालना है। समझ रहे हो? ये बात क्लियर कट दिमाग में बैठा लेना। ये चीजें पढ़ना है अपनी एनालिटिकल एबिलिटी, अपनी रोट लर्निंग स्किल्स, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। समझो इस चीज को। ये कोई नहीं पूछ रहा तुमसे जिंदगी में, मेरे से नहीं पूछता यार, मेरी बीवी नहीं पूछती कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के रेस्ट पे बनती है कि चार्ज मोशन में तब बनती है। भाई कोई नहीं पूछेगा, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि पैरामीटर सेट कर रखा है। इन्हीं को पढ़ेंगे, इन्हीं को समझेंगे, इन्हीं में चीजें देखेंगे और फिर एग्जाम निकालेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। हमें एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। ज्ञान तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान तो बहुत है, बहुत प्राप्त करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, कोई बोल दे मैंने देखा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मूर्ख बना रहा है। हाँ, उसके इफेक्ट जरूर देख सकते हो, उसका इफेक्ट डेफिनेटली देख सकते हो। और सबसे बेस्ट इफेक्ट तो कैपेसिटर होता है। घरों के पंखों में कैपेसिटर जो बोलते हैं ना, कंडेंसर खराब हो गया, पंखा तेज नहीं, गर्मियों का सीजन आ गया। अब देखना बहुतों के घर में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुतों के, अधिकतर लोगों के घरों में क्या होगा कि भाई पंखा सर्दियों में तो चला नहीं, अब गर्मियों में क्या हो रहा है कि वो तेज नहीं चल पा रहा, चल तो रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा? कैपेसिटर, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, वो खराब हो गया। 60-50 रुपए का कैपेसिटर लाएंगे पंखे वाले से, या खुद ही लगा लेंगे, पंखा देखना सट सट चलने लगता है। उसका फिनोमेना भी समझेंगे। आप कहां समझेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही समझेंगे, कैपेसिटेंस में। यूनिट 2 जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, वहां समझेंगे। ठीक है, आ जाओ वापस मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, हमेशा बनाता है। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्लियर है? और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ बनाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ बनाता है। ठीक है, अब ये कैसे बनती है सर, आपको कैसे पता ये क्या है? इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है, टेंशन मत लेना। इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, बहुत डिटेल्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतने सवाल, इतने न्यूमेरिकल, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि तुम देख देख के थक जाओगे। बट मूल मुद्दे की बात ये हमेशा याद रखना कि चार्ज जब रेस्ट पे है, चार्ज जब कहां है? रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्लियर है? चार्ज जब रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और हमें वो पढ़ना है। अच्छा ठीक है, चार्ज जब मोशन में है, देखो यहां 3 केसेस बेसिकली होंगे। ठीक है, ये तो सही समझ गए सर हम। यहां बेसिकली इसको हटाते हैं। देखो यहां 3 केसेस बताऊंगा। चार्ज, पहला सीन तो ये बताऊंगा, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है सर? यूनिफॉर्म मोशन होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, कक्षा 11वीं, यूनिट्स इन वो मोशन इन 1 डायमेंशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब चार्ज चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, उसकी स्पीड की वैल्यू सेम है, वेलोसिटी उसकी क्या है? वेलोसिटी उसकी सेम है। ओके, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा सिनेरियो क्या है? चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोड, चार्ज इन एक्सेलरेशन, चार्ज इन एक्सेलरेशन। पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो। ठीक है, अब पहले सिनेरियो में क्या होता है? चार्ज को रख दिया, चार्ज को एक जगह पे रख दिया। अब चार्ज को एक जगह पे रख दिया तो पता है क्या निकलता उससे? मात्र इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। याद रखोगे कि नहीं? यहां पे मात्र क्या निकलता है भाई? यहां पे मात्र निकलता है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी पे भरा हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज पे भरा है कि चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालता है, दूसरा चार्ज उससे इंटरेक्ट करता है, फोर्स लगता है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल आता है, सारी की सारी चीजें उसी में। सर मेरा डेटा स्लो है, क्या करूं? अरे यार खान साहब क्या हो गया, डेटा रिचार्ज कराओ, रिचार्ज कराओ। सर हम लोग तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। भाई क्यों नहीं दे पाओगे, क्यों नहीं दे पाओगे यार, बताओ एग्जाम में क्या दिक्कत है? हाँ यार ये तो सही बोला यार महेश्वरी, बारिश तो हो रही है यार, अभी आजकल मौसम कितना सही सुहाना हो रखा है ना, पढ़ने का तो कतई मन नहीं कर रहा होगा, एकदम मजेदार मौसम हो रखा है ऑल ओवर इंडिया। और बताओ तुम लोग की मजे की बात, अभी जो मौसम हो रहा है ना, अभी कायदे में बारिश का सीजन तो है नहीं, अभी सीजन किसका है? समर सीजन। अभी तो चटक धूप दिखनी चाहिए, है कि नहीं? अभी तो चुपचाप एकदम गंदी वाली धूप दिखनी चाहिए जिसमें घर के बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इतना बेहतरीन मौसम हो क्यों रहा है? तो ये बहुत बेहतरीन सा टर्म है, इसके बारे में किसी को समय मिले ना तो जरा सुनना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। समझ रहे हो क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्लियर है? सोचना इसके बारे में, सोचना ही मतलब सर्च करना। वेस्टर्न डिस्टर्ब सिलेबस का नहीं है, ऐसी बता रहा हूं। ये जो बारिश अभी हो रही है ना, उसका रीजन है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पता है, पश्चिमी समस्याएं, पश्चिमी समस्याएं। और तुम शॉक हो जाओगे सोच के कि ये बारिश जो यहां हो रही है ना, पता है कहां से भाप लेके आ रहा है? ये भाप ब्लैक सी, रेड सी से आ रही है। मेडिटेरेनियन सी में कुछ हुआ था और बारिश यहां हो रही है। शॉक हो जाओगे, इतना बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, बट सोचना है, मतलब देखना है इसके बारे में, मजेदार चीज है। इसी वजह से जो ओले ओले गिरते हैं ना बारिश, मतलब ठंडियों के मौसम में, कायदे में होना चाहिए सर्दियों में, मतलब दिसंबर जनवरी में जो बारिश होती है वो होती है, जो कि यहाँ मई तक खींच गई। ठीक है सर, अभी तो रोमांस करने का टाइम है, इतना अच्छा मौसम। भाई सही बोल रहे हो यार खान साहब, लेकिन थोड़ा यार तुम एग्जाम के टाइम पे ऐसा मत बोलो यार। अभी लोगों का एग्जाम है यार 7 मई को, 7 मई को क्या है? 7 मई को नीट का एग्जाम है भाई, और मौसम बड़ा बेवफा हो रहा है, मौसम इतना बेवफा हो रहा है कि लोगों का एग्जाम देने का भी मन नहीं कर रहा होगा। चलो आ जाओ, ठीक है, आते हो वापस। चार्ज अगर रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे तो क्या होगा भाई? बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगा, मात्र एक फील्ड बनाएगा, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में तब क्या होता है? तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। समझ रहे हो बात को? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, दोनों फील्ड बनाता है। मतलब चार्ज रेस्ट पे है तो बनाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसके बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। और जो भी हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? चैप्टर क्रमांक 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एनसीईआरटी का, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि चार्ज को मूव कराएंगे, करंट में देखेंगे, और देखेंगे आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, कितनी बन रही है, उसमें और क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, सारी बातें करेंगे। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में रहता है ना, तब तो बेहतरीन चीज बना देता है, तब बनाता है भाई वो ईएम वेव। तब क्या बनाता है वो? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है ईएम वेव? भैया हम घिरे पड़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये लाइट, ये स्टूडियो में लाइट, ये डिजिटल बोर्ड की लाइट, तुम्हारे स्क्रीन पे जो लाइट आ रही है, सूरज से जो किरणें आ रही हैं, रेडियो वेव के थ्रू जो ट्रांसमिशन हो रहा है, यूवी रेज जो हमें सन, जो ओजोन यूवी रेज से बचा रही है, इंफ्रारेड जो रात में कैमरा यूज कर रहे हैं, सब क्या है? ये सब ईएम रेज हैं। और ये ईएम रेज कहां से बनती है सर? ये चार्ज के एक्सेलरेशन से बनती है। कहां होता है सर? सूरज पे होता है ना, सूरज पे न्यूक्लियर फिजन होता है ना, सूरज पे न्यूक्लियर फिजन होता है और वहीं से बनती है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? क्लियर है? तो ईएम वेव कब बनती है? चार्ज इन एक्सेलरेशन। हमें अभी लेकिन किस पे फोकस करना है? हमें इस पे फोकस करना है। किस पे? चार्ज एट रेस्ट पे। पूरा का पूरा चैप्टर चार्जेस एट रेस्ट पे है, उसी पे फोकस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो आओ, यही पॉइंट है 7वां इसी के बारे में, कि भाई चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। कौन सी अलग अलग सिचुएशन? नंबर 1, चार्ज जब रेस्ट पे है तो मात्र इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे सर, अभी देखा, डाउट ही नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, याद भी नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। अनएक्सेलरेटेड क्यों बोल रहा है भाई? क्यों कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को? सीधे बोलना यूनिफॉर्म मोशन। मोशन भी बोल रहा, अनएक्सेलरेटेड भी बोल रहा है, सीधे बोल दे यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन मतलब, जिनको यूनिफॉर्म भी नहीं समझ में आया तो ये समझना,
ये समझना कौन सा मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। कौन सा वाला? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, दोनों बनती है, लिखा है ना, यस दोनों बनती। और तीसरा कि भाई जब एक्सेलरेट करने लग जाओगे तो पता है क्या बनता है, तब ईएम वेव बनती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट आल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द स्पेस सराउंडिंग इटसेल्फ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसी वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ रहे हो? उसको बुला लो। किसको बुलाना है? भाग को बुला लो। अरे यार क्या हुआ यार अजय कुमार, किसको बुलाना? बताओ किसको बुलाना भाई। तो देखो सीधी सिंपल सी बात जो बोली मैंने, एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज क्या करता है, एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज ईएम वेव देता है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, एटॉमिक मॉडल, उसमें बेचारा यहीं घिर गया। उसमें बोर ने उसको यही घेर लिया। पता है क्या बोला कि भाई रदरफोर्ड तू बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। हाँ जी गोल गोल घूम रहा है, मैंने बोल दिया। अब वो बोला कि मैंने अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो भैया वो एक्सेलरेट होती है सेंटर की तरफ। उसकी वेलोसिटी कौन चेंज कराता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो चेंज कराता है। तो एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड मैंने अभी जस्ट पढ़ा, ईएम वेव जनरेट होगी। ईएम वेव क्या होती है? ईएम वेव एनर्जी होती है भाई। ईएम वेव एनर्जी है ना, लाइट निकल रही है तो एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी तो चली गई इलेक्ट्रॉन की। तो वो भैया इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे घूम के सीधे इसमें जाना चाहिए। और रदरफोर्ड घिर गया और आ गया बोर का नया मॉडल। उसने एक सिंपल सा पोस्टुलेट दे दिया कि भैया वो जहां घूमेंगे ना वो स्टेबल ऑर्बिट होंगे, उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा। अब ये बोलने की बात है, कायदे में तो उसने बहुत सही काम किया था। क्वांटम मैकेनिक्स उसको एकदम सही प्रूफ किया था। उसने क्वांटम मैकेनिक्स की चीजों के साथ बताया था। हालांकि हम उसमें नहीं जा रहे, हमें उसमें नहीं समझना। हम अपने स्तर पे समझेंगे कि जो रदरफोर्ड है वो इसी बात पे घिरा था कि एक्सेलरेटेड चार्ज ईएम वेव जनरेट करता है, और ईएम वेव जनरेट करेगा तो एनर्जी लूज कर देगा, तो घूमेगा कैसे? घूमेगा ही नहीं। और यहीं पे रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। समझ गए बात को? तो हमें मुद्दे की बात ये 3 समझनी है, और मुझे ऐसा लगता है सब समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना महेश्वरी जी? क्लियर है कि नहीं? सबको सब समझ में आ गया? चलो 8वीं प्रॉपर्टी भी है। अच्छा यही थी 8वीं प्रॉपर्टी। चलो तो आओ भाई फटाफट जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ यार। ये क्वेश्चन करो और जरा मेरे को बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। एक पॉलिथीन का पीस है, रब किया किसके साथ? वुल के साथ। वुल मतलब ऊन के कपड़े होते हैं ना, उसके साथ। ओके। और पॉलिथीन के पीस ने एक चार्ज एक्वायर कर लिया। कितना भाई? -3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। गजब यार, बहुत ज्यादा चार्ज ले लिया। इतने चार्ज में तो स्वर्ग सिधार जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? ठीक है, पॉलिथीन का पीस है, वुल के साथ रब किया, इतना चार्ज एक्वायर कर लिया। अब इतना चार्ज एक्वायर किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव होंगे? कैसे पता करोगे यार? कैसे पता करोगे? सोचो जरा, कैसे पता करेंगे? अरे सिंपल सी चीज है, जितना चार्ज जो डेवलप किया वो n टाइम्स e ही तो होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? जो भी चार्ज डेवलप करोगे वो n टाइम्स e ही तो होगा। सिंपल सी चीज। अब n टाइम्स e होगा तो ये n ही तो पता करना है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? सर ये तो पता है, अभी आपने बताया था। ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁷ ये हो गया n। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1.6 × 10⁻⁻19। ओके सर, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। अब देखो जरा, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? इतना है। माइनस होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, नेगेटिव रख दिया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू बताओ ना कितनी आ रही है? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 19 इधर जाएगा। पूरा लिख के दिखाता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत तो कैलकुलेशन में, गणित में ही आती है ना, गणित ही करके दिखाता हूं। क्या बात है महेश्वरी जी, आंसर भी निकाल दे, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलो आओ देखते हैं सही है कि नहीं। तो 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ऊपर ले गया तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख दिया 10⁻⁹ और ये 19 में से 7 जाएगा, 19 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा। 11 को लिख लो, 11 को लिख लो। तो 3/1.6 × 10⁻11। सही लिख रहा हूं क्या? सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सही। -3 × 10⁻⁻1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो देखो, इतना आ गया, इतना आ गया। हाँ जी सर, इतना आ गया, बिल्कुल सही बात है, इतना आ चुका है। अब देखो ये 1.6 से कैसे बटेगा? इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया। अच्छा ये 11 नहीं रहेगा यार, 12 होगा। वही तो बोलूं, ये दिक्कत क्यों आ रही थी?
ये 11 नहीं होगा, कितना होगा, 12 होगा। 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब ये डेसिमल हटाए और ये डेसिमल 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 30/16 इंटू 10⁻²। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2। हम पूरा वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम पूरी वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है यार, इसमें 4 ऑप्शन है। और ये जो आंसर है 16 गुणे 2 होता है 32, 16 इंटू 2 कितना होता है 32। सो ये 30 है, मतलब 2 से तो कम है। तो 2 से जितने भी 2 ऑप्शन बड़े हो तो कैंसिल कर दो, और कर भी देना चाहिए था क्योंकि 10 की पावर 12 आ रही है, यहां तो गलत है, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये दो बच रहे हैं, ये दो बच रहे हैं, और इनकी वैल्यू भी सेम है, तो यानी आंसर इनमें से ही एक होगा। अब ये पता कर लो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, क्या पॉलिथीन से वुल में गया, वुल से पॉलिथीन में गया, पॉलिथीन से वुल में गया, वुल से पॉलिथीन में गया। तो सर देखो, पॉलिथीन को आपने वुल के साथ रब किया और पॉलिथीन ने चार्ज कितना अक्वायर किया, -3, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई इसने नेगेटिव चार्ज अक्वायर किया है, तो कहां से आया होगा, वुल से ही तो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे यहां पे, और वुल पे पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कहां से हुआ, वुल से पॉलिथीन। वुल से पॉलिथीन कहां लिखा हुआ है, ये लिखा है ना यार। महेश्वरी जी क्या यार, गलत हो गया यार। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हो जाएंगे, वुल से पॉलिथीन होंगे तभी तो वुल पे आ जाएगा। पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल डेवलप्स अ चार्ज, वुल पॉलिथीन पे चार्ज आया, कितना आया, ये पॉलिथीन पे चार्ज कितना है, -3 इंटू 10⁻⁻7। तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये नेगेटिव कहां से आया होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इधर रुके हैं, और तभी इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। समझ गए। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे, करेक्ट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जतिन भाई, देख लो कुछ गलती की है आपने, बस वो चेंज करने में वैल्यू कंफ्यूज हो गए तुम वो चेंज करने में कि पॉजिटिव से नेगेटिव कहां गया, उसी में कंफ्यूज हो गए। करेक्ट आंसर क्या है मेरा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके सर, बढ़िया। तो फाइनली कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने के, फटाफट देखते हैं और हमारा काम हो जाएगा। सर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया था मैंने, अरे यार जतिन यार ऐसा क्यों करते हो भाई, चलो कोई नहीं, ध्यान दो इधर। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। बिल्कुल पढ़ लिया, क्यों बता रहा है, कोई नहीं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब यह होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है उससे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, मान लिया सर, बिल्कुल। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब यह होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, ये भी समझ लिया। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए और नेगेटिव की मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके। तो ये बताता है कि मास ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमेशा ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी से। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, दो आइडेंटिकल बॉडी मतलब दो आइडेंटिकल बॉडी ले लो, दो आइडेंटिकल बॉडी ले लो, क्या ले लो, दो आइडेंटिकल बॉडी। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है भाई, मतलब सेम डायमेंशन सेम रेडियस के दो स्फीयर ले लिए, न्यूट्रल है दोनों, इधर से 5 इलेक्ट्रॉन लो, 5 कूलम चार्ज लो, इस पे दे दो, तो ये क्या हो गया +5 कूलम, और ये कितना हो जाएगा -5 कूलम। इसने 5 कूलम इसको दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन कहां गया भाई, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा ना, असल में तो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे कहां से, ए से बी पे, इस पे +5 कूलम आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इसका मास जो कि पहले जब न्यूट्रल थी मास बराबर था, लेकिन अब इसका मास बी का ए से ज्यादा हो जाएगा। यही सिंपल सी चीज बोल रहा है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब कभी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करोगे तो उसका मास पहले से बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन से एक मास लेकर आते हैं। समझ गए, क्लियर है कि नहीं, सारी चीजें समझ ली, हाँ सर बिल्कुल समझ ली। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज पूरा कंप्लीट, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सब समझ लिया हमने, सारी की सारी चीजें। और बस इतनी ही चीजें करनी है आज की हमारे सेशन में। आई सपोज सबको मजा आया होगा, सबने बहुत बेहतरीन तरीके से चार्जेस का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार ये, इनको प्लीज इग्नोर मत करना, ये मत समझना स्टार्टिंग के टॉपिक से तो ठीक है भाई, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिखाया ना कि ये जो मास का इलेक्ट्रॉन से बढ़ना घटना, ये नीट का ही क्वेश्चन है, ये नीट का ही क्वेश्चन है, आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, समझो इस बात को। और ये एलिमेंट्री चीजें हैं जो कि हमारे अगले सेशन में हमारे बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। सो इसी के साथ यार सेशन खत्म करते हैं, अलविदा लेते हैं, लेकिन बस आज के लिए, क्योंकि कल हम फिर मिलेंगे और इसी स्ट्रैटेजी, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, किसके साथ,
लेक्चर नंबर 2 के साथ, जो कि होगा कूलम्स लॉ के बारे में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।